वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में आज 4-5 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, एटलीस्ट 5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं। पिछले 2 दिनों में लाइव सेशन किया। लाइव सेशन में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया फॉरेन सेटलमेंट किन कॉम्बिनेशन के साथ बेस्ट पॉसिबल होती है। क्या कॉम्बिनेशन रहता है चर राशियों का लगन में कि आदमी को परमानेंट माइग्रेशन इमिग्रेशन में काफी हेल्प मिलती है और वो सूटेबिलिटी उसकी बैठती, कंपैटिबिलिटी फिट बैठती है। और कल के लाइव सेशन में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया क्या होता है स्टडी वीजा और परमानेंट सेटलमेंट। द्विस्वभाव लगन का जो जातक होगा, इंडिविजुअल होगा द्विस्वभाव लगन वाला, उसकी चर राशि पंचम भाव में बैठ लगती है, शिक्षा वाले भाव के अंदर। उसकी सूटेबिलिटी एज ए स्टडी वीजा वहां पर जाकर परमानेंट सेटलमेंट के लिए सबसे सुटेबल बैठता है। ऐसा ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है कि कोई आदमी इस लगन का है तो उसको उसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं क्या इसका लॉजिक है। और फ्रेंड्स, एक चीज आपको मैं बता दूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 के ऊपर जो मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको जो सूत्र ज्योतिष के बता रहा हूं, ये ज्योतिष जगत में आपको कहीं नहीं मिलने वाले, किसी किताबों में नहीं मिलने वाले किसी किसी एक्सपर्ट के पास नहीं मिलने वाले। और अपनी जन्म कुंडली के अंदर इन कॉम्बिनेशंस को आप देख लीजिएगा, आप पाएंगे 99% ये वाली बात आपको खरी उतरती दिखाई देगी। जो चर राशि, द्विस्वभाव और स्थिर राशि के बारे में मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखकर यदि आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप अपनी फॉरेन सेटलमेंट की प्लानिंग करेंगे, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, जरूर सक्सेस मिलेगी। चलिए मैं आपको एक बार फिर बताता हूं। देखिए 12 राशियां होती है, 12 राशियों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये मैंने बोर्ड के ऊपर मेष लगन की जन्म कुंडली लगा रखी है एग्जांपल के लिए, मेष लगन की जन्म कुंडली है। ठीक है, यहां राशि ना कंसीडर किया जाए, इसको लगन कंसीडर किया जाए। ठीक है, 12 राशियों के अंदर मैंने आपको बताया था 1 नंबर राशि मेष, 4 नंबर राशि कर्क, 7 नंबर राशि तुला और 10 नंबर राशि मकर। ये चर राशियां होती है, 1, 4, 7, 10, ये चर राशियां कहलाती हैं। परसों के लाइव सेशन में मैंने आपको समझा था यदि चर राशि का लगन बनेगा, यानी कि या तो मेष लगन हो या कर्क लगन हो या तुला लगन हो या मकर लगन हो, ऐसे लगन का जो जातक होता है उसके विदेश जाने के डोर हमेशा ओपन होते हैं अगर वो अटेम्प्ट करे। मैं ऐसे कई लोगों की जन्म कुंडली देख चुका हूं जो मेष लगन के थे, जो चर लगन के थे, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अपने प्रोफेशन को लेके यहाँ काफी प्रॉब्लम में आप हो और आप ग्रोथ के लिए सर्च कर रहे हो। मैंने कहा कभी लाइफ में आपने अब्रॉड जाने के लिए ट्राई किया? तो पता लगा, कहते हैं हाँ सर अब्रॉड का तो मेरे को चांस मिलता है, मेरे को तो मिला हुआ है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, जो मेरे साले हैं, ही इज वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। वो मेरे को कई बार ऑफर कर चुके हैं कि जिस कंपनी में मैं हूँ जुड़ा हुआ, मैं आपको वर्क परमिट के ऊपर ऑफर कर सकता हूँ, पर मैं जाता नहीं हूँ। मैंने कभी उस बारे में ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा आपने कभी गौर किया कि जितनी सैलरी आप यहाँ कमा रहे हो इस वक्त, जितनी सैलरी आप 1 साल में कमाओगे और जो उसका कुछ परसेंट सेव कर पाओगे बड़ी मुश्किल से, वो वहां पर अगर आपने लगातार काम कर लिया तो आप 2 महीने के अंदर उससे ज्यादा की सेविंग आप कर जाओगे। तो रियलाइज किया उन्होंने रियलाइज किया और रियलाइज किया कि वाकई मुझे बाहर की अपॉर्चुनिटी आराम से मिलती है पर मैं अवेल नहीं करता। जन्म कुंडली के अंदर हमारा कई बार योग बना हुआ होता है, वो अपॉर्चुनिटी वहां पड़ी होती है। अपॉर्चुनिटी जो इजीली अवेलेबल होती है ना, उसको आदमी अवेल करने की सोचता नहीं, उस कंफर्ट जोन में ना एफर्ट्स करने की कभी सोचता नहीं है, हमेशा उसके अपोजिट उसका एफर्ट चलता रहता है। यही लाइफ का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे कहने का भाव ये है, चर लगन की जन्म कुंडली होगी, यदि चर राशियों से लगन निर्मित होगा, मेष लगन हो, कर्क लगन हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो, ऐसे आदमी के बाहर जाने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और वहां जाकर बस जाने के उसके चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप रियलाइज करोगे जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको कहीं किसी एक्सपर्ट पे मिलने वाला नहीं, किसी ज्योतिष जगत की किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर इस सूत्र को अप्लाई करके देख लीजिएगा। और सबसे यूनिक कॉम्बिनेशन ये होगा कि यदि कोई सिचुएशन कंट्रेरी है, एडवर्स है, उसके लिए अपनी प्लेनेटरी पोजीशन को बूस्टअप करने के लिए कौन सा सूटेबल जेमस्टोन धारण करें।
चर लगन का जातक विदेश जाता है, वहां बस जाएगा और अपनी नेटिव कंट्री से उसका कनेक्शन भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो सकता है। खत्म होने का मतलब है कि उसकी परमानेंट वहां पे सेटलमेंट हो जाएगी, घर बार बन जाएगा, रोजगार सेटल हो जाएगा, वो एक कंप्लीट लाइफ को प्राप्त कर जाएगा। फिर पीछे विदेश अपने कंट्री में वो आए ना आए, आए तो बिल्कुल बहुत ही टेम्परेरी पर्पस के लिए वो आएगा। ऐसी सेटलमेंट होती है चर लगन के जातकों की। ये मेन कॉम्बिनेशन है। दूसरा, मैंने कल के लाइव सेशन में आपको बताया, बुध की दो राशियां मिथुन और कन्या और गुरु की दो राशियां धनु और मीन, ये द्विस्वभाव लगन, ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशियां हैं। द्विस्वभाव राशि का यदि लगन बनता है, यानी कि द्विस्वभाव लगन यदि होगा, तो ऐसा आदमी, ऐसा जातक, ऐसा इंडिविजुअल कम एज में यदि स्टडी पर्पस के लिए बाहर जाता है, बड़ा सूटेबल कॉम्बिनेशन उसका रहेगा, बहुत सूटेबल कॉम्बिनेशन रहेगा। वो वहां पर स्टडी पर्पस के लिए जा सकता है। कल के लाइव सेशन में बताया किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितना लीगल परमिशन मिली है पार्ट टाइम काम करने की, उतना ही काम करें। और स्टडी कंप्लीट होने के बाद कोई वहां पर लीगल वर्क अपॉर्चुनिटी सर्च करके वहां पे फिट हो। कहने का मतलब उसको कहीं से कंपनी से जॉब ऑफर मिलना चाहिए। खाली ऐसा नहीं है कि वहां पे स्टे कर लिया, वीजा स्टेटस उसका है नहीं स्टे करने का, और वो वहां पे स्टे करके काम कर रहा है, तो केवल और केवल पैसे कमा पाएगा, वहां के रेजिडेंट होने का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। यानी कि उसका वो काम करना परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं उसको दे पाएगा, यदि वो विदाउट परमिशन वहां पे स्टे कर रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर स्टडी। ये खास करके ध्यान रखें। द्विस्वभाव लगन का जातक 3, 6, 9, 12 का लगन हो, तो ऐसे जातक की जो चर राशि पड़ती है वो पंचम भाव में पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में उसको बाहर जाने का मौका मिलता है। ये कल के 2 लाइव सेशन में मैंने बताया। आज की वीडियो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का क्रक्स है आज की वीडियो का, किन लोगों को एज ए टूरिस्ट अब्रॉड जाने का चांस मिलता है। स्थिर लगन की जन्म कुंडली, स्थिर लगन कौन से है, स्थिर राशियां कौन सी है, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां स्थिर राशियां कहलाती हैं। यानी कि वृष लगन का जातक, सिंह लगन का जातक, वृश्चिक लगन का जातक और कुंभ लगन का जातक, ऐसे जातक को फॉरेन कंट्री जाने का जो मौका मिलता है वो एज ए टूरिस्ट पर्पस के लिए मिलता है अपने जीवन के अंदर। ये बात ध्यान में रखें। टूरिस्ट पर्पस के लिए अगर जाएं तो टूरिज्म ही उसका उद्देश्य होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीजे के ऊपर डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाते हैं और वहां पर उनकी रहने की ख्वाहिश होती है, वहां पर बसने की ख्वाहिश होती है, तो वहां पर किसी लीगल तरीके से अप्लाई कर वहां स्टे कर लेते हैं। जैसे असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया, शरणार्थी के लिए अप्लाई कर दिया, उसके लिए कुछ क्लॉज देनी पड़ती है कि किन रीजन की वजह से आप अपनी कंट्री के अंदर रह नहीं सकते, आपकी जान को खतरा है या कोई ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप अपनी कंट्री के अंदर रह नहीं सकते, इसलिए आपको उस कंट्री के अंदर असाइलम चाहिए। तो उसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आपका केस क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, आपको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और टाइम टू टाइम, देश काल के हिसाब से ये चीज मैटर करती है। मेन बात यह है कि यदि आपका चर लगन है तो आपके बाहर जाने के स्कोप बहुत प्रोमिनेंट है। यदि आपका द्विस्वभाव लगन है तब आपके बाहर जाने के चांसेस अच्छे खासे प्रोमिनेंट है। यदि आपका स्थिर लगन है तो ये इंडिकेट करता है आपका प्रारब्ध इस प्रकार से कि आपका मेन जो डेस्टिनेशन है वो तो आपकी नेटिव कंट्री ही रहेगी। आप फॉरेन कंट्री के अंदर घूमने के पर्पस के लिए जा सकते हो। जब भी स्थिर लगन होगा, स्थिर राशि का लगन बनेगा, हमेशा चर राशि नवम भाव के अंदर पड़ेगी। ये रूल है। ये स्थिर राशि चर राशि द्विस्वभाव का मैंने बड़ा जो यूनिक आपको कॉम्बिनेशन बताया है, ये आपको कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलेगा ज्योतिष जगत के अंदर। स्थिर लगन का जातक हमेशा ध्यान में रखे, जब भी बाहर जाए जो उसको वीजा की टाइम फ्रेम मिला है उस टाइम फ्रेम के अंदर वो पूरा लॉ को अवॉइड करे, पूरा लॉ के हिसाब से चले। वीजा के ऊपर खास लिखा होता है टूरिस्ट वीजा के ऊपर वर्क इज नॉट अलाउड, तो वहां किसी प्रकार का कोई काम ना करे। और जो विद इन टाइम फ्रेम है 3 महीने 6 महीने का टूरिस्ट वीजा, उसके अंदर ट्रेवलिंग करके महीना 2 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर अपना कंट्री रिटर्न करे। दिस इज द प्रॉपर वे। मैंने ज्योतिष की भी खूब पढ़ाई करी है, खूब जेमस्टोन पहने हैं, खूब उतार चढ़ाव देखे जीवन के अंदर, और मैंने प्रैक्टिकली भी इन सब दौरों से गुजरा हुआ हूं। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब चीजें दिखानी शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए, ट्रस्ट के लिए, कि आपको विश्वास आ जाए। ये देखिए सन 2002 के अंदर सन 2002 में मैंने
यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करी, ये यूके का वीजा मुझे ग्रांट हुआ ईश्वर की कृपा से। टूरिस्ट वीजा मैंने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मेरी जो मेन डेस्टिनेशन थी वो थी बर्मुडा। मुझे बर्मुडा आइलैंड पहुंचना था जॉब सर्च करने के लिए। और बर्मुडा आइलैंड में अब मुझे पता नहीं यूरोप से भी कोई फ्लाइट जाती है कि नहीं जाती है, मुझे अभी पता नहीं है। जिस वक्त मैंने वीजा लिया था 22-23 साल पहले, तब तो केवल बर्मुडा पहुंचने के केवल 3 डेस्टिनेशन होती थी, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। इन 3 ही जगह से फ्लाइट वहां पहुंचती थी। तो आपको 3 में से किसी एक कंट्री का वीजा लेके वहां पहुंचना पड़ेगा, तब आप आगे की फ्लाइट ले पाओगे, कनेक्टिंग फ्लाइट ले पाओगे। तो मैंने यूके का वीजा अप्लाई किया था, मुझे यूके ने वीजा दिया। मैं यूके में स्टे किया ही नहीं मैंने बिल्कुल भी, ठीक है जी। मैं वहां पे लैंड करके सीधा बर्मुडा के लिए आगे चले गया, और वहां मुझे 21 दिन का अराइवल वीजा मिला। और अराइवल वीजा के दरमियान मैंने 21 दिन में वहां एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश की, कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढने की कोशिश की कि मुझे लीगल वर्क परमिट वहां से इशू हो जाए। तो जब वो मुझे नहीं मिला, उसके बाद मेरे को एक ऑप्शन मिला वहां पर कि मैं $110 की फी पे कर 1 मंथ टू 3 मंथ रुकने की और परमिशन वहां से ले लूं। तो वो भी पॉसिबल था कि $110 की फी पे करके मैं वहां पर एक स्टे का परमिट ले लेता 3 महीने का, 90 डेज का। तो उसमें मेरे को और टाइम मिल जाता जॉब सर्च करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पास जो लिक्विड था, जो मनी थी, वो खत्म हो गई थी। वो फी तो पे करके वो परमिट तो मैं ले लेता स्टे करने के लिए, लेकिन मुझे वहां शेल्टर जो चाहिए था उसकी फी बहुत ज्यादा पे थी। $110 फी थी उस वक्त उस गेस्ट हाउस की जिसमें मैं रुका हुआ था। तो पैसे खत्म होने की वजह से मैंने क्या, परमात्मा ने मेरे से क्या स्टेप उठाया, मैंने विद इन टाइम फ्रेम कंट्री को छोड़ दिया और वापस आ गया। उससे क्या है, आपके पास एक ऑप्शन खुला रहता है। अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं, आपका चाहे कोई भी लगन हो, चर लगन हो, स्थिर लगन हो, दूसरा हो, अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर जाकर विद इन टाइम फ्रेम वापस आ जाते हो, तो आपके पास एक डोर ओपन रहता है दोबारा वीजा अप्लाई करने का। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। और आप चर लगन के हैं, द्विस्वभाव लगन के हैं, या स्थिर लगन के हैं, किसी भी आप लगन के हैं, हमेशा एम्बेसी की नॉर्म्स, लॉ को हमेशा ध्यान में रखकर तब प्रोसीड करिए। एस्ट्रोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है, मैं अपनी प्लेनेटरी पोजीशन को देखकर यदि कोई कमी है प्लेनेटरी पोजीशन की, तो एडवाइजर जो मुझे एडवाइस दे रहे उससे रेलेवेंट मैं पाठ करना शुरू कर दूं, पाठ करूं। जेमस्टोन की जरूरत है, जेमस्टोन धारण कर लूं। दान पुण्य कर कर ये रेमेडीज तो करनी ही चाहिए, लाइफ लॉन्ग करते रहना चाहिए ये वाली रेमेडीज। बस ये हमारे बस में है। बाकी परमात्मा ने जो प्रारब्ध लिखा हुआ है, विदेशी धरती के ऊपर जाके जो हमारा अन्न जल लिखा होगा, सुख दुख लेने देने लिखे होंगे, उस हिसाब से वो प्रोसेस चलता रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत इजीली प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, परमानेंट माइग्रेशन पा जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रॉपर तरीके से अप्लाई ना कर कर वहां पहुंचकर वहां अप्लाई करते हैं, वो बड़ा लिंगर ऑन होता है, बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। उस दरमियान, उस पूरे प्रोसीजर के दरमियान वो अपनी कंट्री वापस नहीं आ सकते जब तक वो पक्के नहीं हो जाते। इसलिए अपने जन्म लगन के हिसाब से, अपने जन्म लगन के हिसाब से कैटेगरी चूज करें कि आप किस कैटेगरी में सुटेबल लगते हैं। अगर आपकी उम्र है तो स्टूडेंट वीजा में अप्लाई कर सकते हैं, अगर अब उम्र नहीं है तो स्किल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे। या फिर बाहर जाने का शौक है तो कोई वर्क परमिट का ऑप्शन चूज करें, कहीं से कोई कंपनी ऐसी ढूंढे जो आपको जॉब ऑफर करे, उस जॉब के बिहाफ पर फिर एम्बेसी आपको वीजा ऑफर करेगी। दिस इज द प्रॉपर वे। तो मैंने बताया चर लगन का यदि हो तब क्या कॉम्बिनेशन होता है, चर राशि यदि पंचम भाव में पड़ जाए, द्विस्वभाव लगन बनता है, तब क्या कॉम्बिनेशन होता है। और चर राशि यदि नवम भाव में पड़े, स्थिर लगन की जन्म कुंडली हो, तब क्या कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड। और आपको एक चीज मैं बता दूं, जन्म कुंडली विश्लेषण करने के बाद सूटेबल जेमस्टोन जो पहना जाता है वो ऑल इन वन होता है, वो हर पर्पस के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में जॉब करनी है, इंडिया में कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो आपको जेमस्टोन कुछ और चाहिए, आपको विदेश जाकर सेटलमेंट करनी है तो आपको जेमस्टोन कुछ और चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बाहर विदेश यात्रा करना और विदेश में जाकर बस जाने के लिए 4 मुख्य कारक ग्रह होते हैं, चंद्र, शुक्र, मंगल और शनि। ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। और इनका कॉम्बिनेशन लग्नेश के साथ क्या है, आपको लगन कौन सा अलॉट हुआ है, लग्नेश से रिलेटेड जेमस्टोन, सुख भाव से रिलेटेड जेमस्टोन, कर्म भाव से रिलेटेड जेमस्टोन और भाग्य भाव से रिलेटेड जेमस्टोन, कोई चारों में से कोई एक जेमस्टोन ही धारण किया जाएगा और वो लाइफ लॉन्ग होता है और वो ऑल इन वन होता है, हर काम के लिए उसका यूज होता है। यानी कि मैं अपनी करंट सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूं, और करंट सिचुएशन को मैंने फेस कब करना है, जब मैं उसके पूरे प्रोसीजर को जान चुका हूं। मैंने अगर, सुनिए, अगर
किसी का स्थिर लगन है, उसके बाहर जाने के चांसेस कम है, उसके बाहर जाने के चांसेस कम नहीं है, उसके बाहर जाने के चांसेस प्रॉपर है, उसके बाहर जाकर बस जाने के चांसेस कम है कि बाहर जाएगा तो वहां रहने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा मिलेगी नहीं, मिलेगी तो उसको जचेगी नहीं, जचेगी भी तो उसका मन पीछे अटका रहेगा, अपना नेटिव कंट्री के अंदर कुछ ऐसा संबंध, अन्न जल का कुछ ऐसा संबंध बना रहेगा कि वो फॉरेन कंट्री में चाहकर भी रुकेगा नहीं, ज्यादा देर अपनी नेटिव कंट्री में आना पसंद करेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी वीजा अप्लाई करना तो लीगल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपने टूरिस्ट वीजा लेना है तो एम्बेसी की जो नॉर्म्स है वो आदमी फुलफिल करे। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज में यदि आदमी एज ए टूरिस्ट जाना है तो एक वहां पे जो एयर टिकट बनती है, वहां की होटल बुकिंग होती है, वो सब होने के बाद वहां पे कंट्री का आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी के पासपोर्ट के ऊपर कोई वीजा ही नहीं लगा, उसने कोई फॉरेन ट्रेवल किया नहीं है, वो डायरेक्ट वीजा मांगता है कि मुझे कनाडा का, अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा दे दिया जाए, मैं टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करूं, तो एम्बेसी वीजा रिफ्यूज कर देती है। वो ये डाउट करती है कि आप पर्टिकुलर एक हमारी ही कंट्री में एज ए टूरिज्म के लिए क्यों जाना चाहते हो और आपका टूरिज्म रिकॉर्ड क्या है। या तो ये हो कि आदमी का पासपोर्ट पूरा भरा पड़ा है, उसने खूब सारी कंट्रियां विजिट कर ली है, 3, 4, 5, 10, 15, 20 कंट्रियां वो विजिट कर चुका है, उसके बाद फिर वो किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीजे के लिए अप्लाई करता है तो उसका बैंक बैलेंस देखकर, उसका एग्जिस्टिंग प्रोफेशन देखकर, उसकी फैमिली की स्टेब्लिशमेंट देखकर कि क्या उसका स्ट्रक्चर है कि वो उस हमारी कंट्री में जो जाएगा एज ए टूरिज्म के लिए, उसे कंप्लीट कर वो वापस लौट कर आएगा कि हमारे वहां पर वो किसी प्रकार का इलीगल स्टे नहीं करेगा। एम्बेसी जब इस चीज में एश्योर हो जाती है कि आदमी रिटर्न आएगा तो वो उसको वीजा ग्रांट करती है। इन सब चीजों को देखकर, लगन को देखकर अपना वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। एक चीज और, आपका लगन जन्म कुंडली का कोई भी हो, चर लगन हो, द्विस्वभाव लगन हो या स्थिर लगन हो, जब महादशा, जो भी महादशा चल रही है, वो किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो या किसी भी ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, इन दोनों में पहली प्रेफरेंस होगी अंतरदशा की। अंतरदशा का ग्रह जन्म कुंडली के अंदर यदि चर राशि के ऊपर बैठा हुआ होगा, 1, 4, 7, 10 नंबर की राशि में बैठा होगा, तो चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है कि वीजा आपके फेवर में जाएगा, आपको वीजा ग्रांट होगा। और दूसरे नंबर की प्रायोरिटी देगी महादशा की। महादशा का ग्रह यदि जन्म कुंडली के अंदर चर राशि के ऊपर होगा या द्विस्वभाव राशि के ऊपर होगा तो आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा पॉजिटिव है। आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके अंतरदशा और महादशा का जो ग्रह है वो जन्म कुंडली के अंदर स्थिर राशि के ऊपर बैठा हुआ है, तो चांसेस है ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाने का। इसलिए वीजा अप्लाई करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि आप करना चाहें तो आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल किस पॉइंट के ऊपर अटका हुआ है। फ्रेंड्स, जो फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड, मैं थर्ड टाइम अपनी वीडियो के अंदर ये वाली बात बोल रहा हूं, जो ये यूनिक क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये कंटेंट कहीं किसी किताब में किसी एक्सपर्ट के आपको नहीं मिलेगा। और कोई राहु की महादशा, कोई शनि की महादशा, कोई साढ़े साथी ढैया को रिस्पॉन्सिबल मत मानिए अपने काम के ऑब्स्टेकल के लिए। काम का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई ग्रह कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगाता। दशा की अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, उसके अंदर हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा वो हमारे प्रारब्ध, हमारे लेन देन के संबंध के ऊपर निर्भर होता है। ग्रह का जो इलाज है वो मेन है, जेमस्टोन पहना जाए, पूजा पाठ किया जाए और रेमेडीज की जाए, एसेंशियल वृक्षारोपण किया जाए, बहुत जरूरी है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से अपना भार कम किया जाए और तो काम के सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते हैं, काम के रास्ते खुलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने सर्कल के अंदर, ताकि लोग एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।